नमस्कार साथियों। आज हम अपने इकोनॉमिक्स का लेक्चर टू पर चलते हैं। और लेक्चर टू आपको पता है क्या है? मैंने कल ही बताया था आपको कि IS कर्व। आज हम IS कर्व के डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। ठीक है, देखो डेरिवेशन ऑफ IS कर्व से पहले हम जानेंगे कि IS कर्व है क्या। मतलब डेफिनेशन क्या है IS कर्व की। ठीक है, किसकी? IS कर्व की। IS तो बता ही दिया था मैंने, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। कल मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये सब कल बता दिया था। मार्केट दो होते हैं, GDP और आउटपुट। कुछ मार्केट में देखते हैं, मनी मार्केट में सप्लाई डिमांड की बात करते हैं। काफ़ी बार रिवीजन भी कराया था, तो एक बार देख लेना ये सब। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे आपको इंजेक्शन और लीकेज से भी समझाया था, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को, कि इंजेक्शन और लीकेज। ठीक है, तो ये बता दिया था। आज हम IS कर्व की बात करेंगे, या डेरिवेशन की सबसे पहले बात करने से पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करते हैं कि IS कर्व बेसिकली है क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है IS कर्व। तो यदि मैं बोलूँ तो IS कर्व इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट शोविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, किस किस के कॉम्बिनेशंस? तो एक तो आपके आउटपुट लेवल बोल सकते हैं आप, GDP। पहले पेन चेंज करते हैं। देखो क्या मैंने कहा है, ये IS कर्व जो है ये कुछ कॉम्बिनेशन को शो करेगा, शोइंग सम कॉम्बिनेशंस। क्या करेगा? कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ये क्या करते हैं, शो करेगा। दो चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को, एक आउटपुट लेवल, इसी को हम GDP कह सकते हैं, इसको हम इनकम कह सकते हैं। ठीक है, आउटपुट लेवल। और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में हमने कल बात की थी, ध्यान हो तो। ठीक है, तो इन दो के कॉम्बिनेशंस को, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है, जिसको हम IS कर्व कहते हैं। ठीक है, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। एक तो यार दिल्ली में कुत्ते बड़े भौंकते हैं रात में, पता नहीं क्या हो जाता है ना। ठीक है, तो शो कॉम्बिनेशन करता है, कई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आउटपुट लेवल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? IS कर्व। कर्व से समझ रहे हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, और यहीं हम ये जो कॉम्बिनेशंस होंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को, वो जो पॉइंट होगा, ठीक है, या वो जो लोकस पॉइंट होगा, लोकस तो जानते होंगे, मैथ वाले जानते होंगे, जो भी जितने भी होते हैं जिस जगह मिलते हैं उसको लोकस बोलते हैं ना। तो जितने भी इंटरसेक्शन वगैरह होते हैं तो ये लोकस हो गया इसका। ठीक है, तो लोकस भी कहते हैं। तो जितने भी लोकस पॉइंट्स होंगे जिस कॉम्बिनेशन को टच करेंगे, ठीक है, वही IS कर्व होगा। और वो जो होगा वो IS इक्विलिब्रियम होगा, या हम उसको लिख सकते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। कल बताए थे ना, दो मार्केट होते हैं, जिसमें IS कर्व हम किसके अंदर पढ़ेंगे? गुड्स मार्केट के अंदर। और मनी मार्केट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मनी मार्केट के अंदर LM कर्व पढ़ेंगे, और गुड्स मार्केट के अंदर हम IS कर्व पढ़ेंगे। कल बता दिया था ये तो मैंने, नहीं बताया तो अब ध्यान रख लेना। ठीक है, तो IS क्या करेगा, ये IS कर्व क्या करता है? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को बताता है। ठीक है, तो अभी यदि समझ में ना आया हो तो जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा उसके बाद आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मैं दिखा दूंगा आपको, 3-4 बुक से डेफिनेशन दिखा दूंगा, जो आपको सिंपल लगे वो आप देख लेना, याद कर लेना एग्जाम में लिखने के लिए। अब हम डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन, ठीक है, अब इसके दो मेथड हैं, दोनों हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं। और मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है, आई बात समझ में? मेथड 1 क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या हम इसको बोल सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिक्स है तो डायग्रामेटिक बोलेंगे, ग्राफिकल ना, कूल लगने के लिए ना। डायग्रामेटिक डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। और दूसरा होगा एलजेब्रिक एंड एलजेब्रिक, जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा। ठीक है, एलजेब्रिक डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। ये दो मेथड देखेंगे। तो पहले तो डायग्रामेटिक, जो कि काफ़ी सिंपल है, और यदि आपने थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये सिंपल लगेगा, वरना थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। ठीक है, तो इसको बाद में समझाएंगे, पहले इसको सिंपल वाले की बात करते हैं, ताकि आपको
क्लियर हो जाए कि आई एस कर्व है क्या। ठीक है, तो देखो सब लोग एक काम करेंगे हमारे साथ मिलके। कई लोग करते हैं डायग्रामेटिक, जो इसको बताऊंगा पहले मेथड 1 को। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको 2 स्टेप में तोड़ते हैं। देखो हम आपको यहाँ लिखाएंगे तो है नहीं, नोट्स तो बना नहीं रहे, तो एक काम करना, थोड़ी बहुत तो जो भी लैंग्वेज में लिखोगे। अरे यार ये कुत्ते, और अरे भाई कितना भौंकेंगे, कितना वेट कराएंगे ये। चलो शांत हो गए। तो सबसे पहले हम 3 ग्राफ बनाएंगे, उसको स्टेप 1 और स्टेप 2 में बता देंगे, लेकिन हम साथ में बनाएंगे ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ सके। ठीक है, तो सभी मेरे साथ 3 ग्राफ बनाएंगे बढ़िया से, छोटे से। स्ट्रेट, परफेक्ट। सारे बनाओ। ठीक है, एक हम बनाएंगे इधर साइड। चलो कॉपी कर लेते हैं इसे, क्या बनाना, पहले ही बना लेता, टाइम बच जाता। ठीक है, परफेक्ट। अब स्टेप 1 में यदि बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 1-2 बुक में ऐसे लिखा है कि ये स्टेप 1 है, जिसमें हम बात करेंगे रिलेशन की, किस किस के बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वैसे तो मैंने कल ही बता दिया था इसके बारे में, लेकिन आज हम थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की और इन्वेस्टमेंट की। ओके, तो देखो इधर हम लिखेंगे पहले टेंशन, इधर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, और इधर लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, ये एक ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में क्या करते हैं, इधर हम लिखते हैं जीडीपी या आउटपुट इनकम जो लिखना है। ठीक है, और इधर क्या लिखते हैं, ये मतलब ग्राफ बनाऊंगा एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई का। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई लिख दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब देखते हैं पहले हम ये वाला ग्राफ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो काफ़ी सिंपल सी बात है। देखो मान लो हमारा रेट ऑफ, पहले ये सही करते हैं, एक ही पेन से बनाए, अलग अलग क्या सतरंगी सा बना दिया है क्या यार आकाश। ठीक है, अब यार अगली बार से ग्राफ पहले से बना के लाया दूंगा ताकि थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, वीडियो लंबी होगी, तुम देखोगे नहीं, बोर भी हो जाओगे। चलो देखो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इधर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब देखो यदि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R1 है, इधर से लिखते हैं R1 है। ठीक है, छोटी वाली R लिख दूँ, R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, उस समय मैंने मान लिया कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, I1। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, उस समय इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, I1। तो पहले इनको मिलाते हैं थोड़ा सा। चलो इसको यहाँ पे मान लेते हैं I1। ठीक है, जब R1 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस समय हमने इन्वेस्ट कितना किया, R1 का मतलब बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मान लो अभी है 10%। ठीक है, कितना है, 10%। तो उस समय हमने इन्वेस्टमेंट की उसमें I1, कितने की, I1। अब हमने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक में कम हो गया, क्या हुआ, कम हो गया। अब ये R1 से गिर के R2 हो गया, मान लो 5% रह गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब लोग क्या करेंगे, खुद सोचो, अब लोग क्या करेंगे, जब बैंक में लोन सस्ता मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे ना। तो हमने लिख दिया I2 कि जब R1 था रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो फिर से देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, R1 था। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, I1।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। बैंक में जो लोन मिलेगा, जो इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्टर है, यदि जैसे कोई भी है, तुम अपनी कंपनी खोलना चाहते हो या बिजनेस कोई रन करना चाहते हो या कोई भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो आप, ठीक है, तो अब उसमें क्या है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होगा बैंक में तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे, मतलब इन्वेस्टमेंट कम करोगे, पैसा नहीं लोगे। अब वहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा बैंक में तो लोन सस्ता मिलेगा। जब लोन सस्ता मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा कर दोगे, सिंपल सी बात है, आप लोन ले लोगे, है ना, यही करोगे। तो फिर दूसरे टर्म में क्या हुआ, R2 यहाँ जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, देखो ये कमी तो हुआ है, इधर साइड गया है नीचे की ओर, तो ये इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है इधर, तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ये बढ़ गया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, I2, आई बात समझ में। और यदि हम यहीं पे कर लें कि मान लो R3 भी ले लेते हैं, चलो 2 से समझो क्योंकि फिर ग्राफ बिगड़ जाएंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे मान लो R1 R2, तो इसका मतलब एक ग्राफ कैसा बनेगा, चलो पहले सही से बना लूँ, थोड़ा सा साफ क्लियर। ओके, कोशिश कर रहा हूँ जितना साफ बन जाए। ठीक है, मान लो, चलो अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ ना, है ना, कैसा हुआ, थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ, ठीक है, चलो ओके, समझ जाओ तुम। ये क्या है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ, क्यों, क्योंकि ये देखो नेगेटिव इन्वर्स रिलेशन भी कह सकते हो आप, यहाँ पे कह सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनमें इन्वेस्टमेंट में कैसा है, इन्वर्स इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स, उल्टा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप बढ़ा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप घटा रहे हो, कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, बढ़ रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इनका जो रिलेशन है वो कैसा है, निगेटिव है, ठीक है, या इनवर्स है। अरे यार, कुत्तों को बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है, नॉइज़ आ रहा है, उसको थोड़ा इग्नोर किया जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा देर वेट कब तक करूँगा, ऐसे पता नहीं कब तक चिल्लाएंगे, तो इग्नोर करते हैं, ठीक है, इन्वर्स और नेगेटिव। अब क्या बोलते हैं इसको, हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोप है ये, ठीक है। इसको हम इन्वेस्टमेंट कर भी कहेंगे, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही तो दिखा रहा है यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट कर भी बोल सकते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट कर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर, क्या लिख दिया यार, ज़्यादा ही भौंक रहे हैं लोग। तो इतनी सी बात समझ में आई, ये डाउनवर्ड स्लोप है कर्व, ठीक है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का, और ये इन्वेस्टमेंट कर्व कहलाया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ये स्टेप 1 हो गया तुम्हारा क्लियर, जिसमें हमने रिलेशन बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर हमने लिखा, इधर इन्वेस्टमेंट लिखा, सिंपल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब R1 था तो जो आई है हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इतना था। अब जब मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% 5% कर दिया, कम कर दिया, तो जब कम किया है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 5 कर दिया है तो इधर ये भी क्या है, I2, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट ये इतना हो गया, पहले इतना था, ठीक है, ऐसे ही R1 पहले इतना था, अब इतना हो गया, ठीक है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने कम किया, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, बढ़ गया, और ये हमारा गिरा आ गया इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब हम समझते हैं, ये स्टेप 1 हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ स्टेप 1 लिख के आप लिख देना, पहले हम ये करेंगे, फिर हमने ग्राफ खींचा, फिर उसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज़ किया, ऐसे आप लिख सकते हो, बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएशन में हो, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गया है वो पिछले सेमेस्टर में, आपने थर्ड सेमेस्टर में देखा होगा, पेंसिल लगा ली मैंने, थर्ड सेम में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 सेक्टर मॉडल में C+I, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई में आपने क्या पढ़ा होगा, हाँ, सॉरी, सेविंग प्लस कंजप्शन, या फिर ऐसे लिख देता हूँ,
ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस सेविंग्स। एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड कितनी होगी, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई चीज़ कंज्यूम करोगे तभी तो उस चीज़ की डिमांड होगी। आपको मान लो क्या कहते हैं, एप्पल खाना है, ठीक है, डिवाइस एप्पल नहीं, फ्रूट एप्पल, तो जब आप कंज्यूम करोगे तभी तो उसकी डिमांड होगी। या आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो आप बगीचा ही बना रहे हो सेब का, ठीक है, उसके लिए ज़मीन खरीदनी है, तो इन्वेस्ट करोगे तब आपको डिमांड होगी। तो एक होता है एग्रीगेट डिमांड, ये 2 सेक्टर मॉडल बता रहा हूँ जिसमें, ठीक है, ऐसे 3 सेक्टर मॉडल होता है जिसमें सी प्लस आई प्लस जी होता है। 4 सेक्टर मॉडल होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एनएक्स। तो ये पुरानी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, यदि पिछले सेमेस्टर में पढ़ा नहीं है, ऐसे ही बस दे दिया सोल की पीडीएफ से, हैं। तो देखो कहाँ गए हम, हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। आपने पिछले सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, फॉर्मूला याद कर लो यहाँ से। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई, 2 सेक्टर में बता रहा हूँ ताकि सिंपल लगे आपको। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस। अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपने दोनों देख ली, इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है मार्केट में, जिस जगह डिमांड और सप्लाई क्या हो, इक्वल हो, उसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मार्केट भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, जिस जगह क्या हो, डिमांड और सप्लाई बराबर हो। सिंपल सी बात है, मान लो आप दावत में गए हो, गाँव वाली जो होती है ना भागवत वाली, तो उसमें मालपुआ मिलता है, हमारे यहाँ यूपी में उसे मालपुआ बोलते हैं, मीठा पुआ होता है एक तरह का, ठीक है, मालपुआ, तो वो मिलता है वहाँ पे। अब जितने मालपुआ बने उतनी ही सप्लाई है और उतनी डिमांड हो, उतना ही आदमी को तुमने इनवाइट किया हो, इंसान को इनवाइट किया हो, तो जो तुम्हारा सामान बिगड़ेगा नहीं, तभी तो बैलेंस रहेगा ना मार्केट इक्विलिब्रियम। कब बैलेंस होगा, जितनी डिमांड होगी किसी भी चीज़ की उतनी सप्लाई हो, तो मार्केट हमेशा कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेगा। सिंपल सी बात है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आए हो। तो वैसे ही यहाँ पे है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। तो ये सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस लिख सकता हूँ। अब यहाँ सी से सी कट गया, अब वैसे भी आजकल सी ही कटता है लॉन्डो का, है ना, जोक सपाट। तो यहाँ सी से सी क्या हुआ, कट गया, तो बचा क्या, आई इक्वल टू एस। क्या बचा है, आई इक्वल टू एस। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, ठीक है, क्या बचा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, ठीक है। और यही हम पढ़ रहे हैं आई एस कर्व, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का ही, ठीक है। तो देखो अब आई इक्वल टू होता है एस, तो अब ये हम ये चीज़ फॉलो करेंगे अपने ऊपर वाले इस वाले ग्राफ में, ठीक है। यहाँ हम पहले एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ बनाता हूँ। तो आपको पता होगा एग्रीगेट सप्लाई यहाँ से ऐसे जाता है, पिछले सेमेस्टर में नहीं आता है, नहीं पता है तो याद कर लो, 45 पे निकलता है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्रीगेट सप्लाई, ओके। और एग्रीगेट डिमांड, अब मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ ऐसा, एग्रीगेट डिमांड, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दूँ सी प्लस आई फॉर्मूला, ठीक है। सी से सी तो कट गया, यहाँ इन्वेस्टमेंट है, या फिर ऐसे हम लिख देते हैं, लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो इतना टफ ना बनाने के लिए 2 सेक्टर को यूज़ करके हम एग्जांपल लेके आपको ये डेरिवेशन समझाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट इतना होगा, चलो इसको बाद में बताऊँगा, अभी इतना समझो। ये क्या हुआ तुम्हारा, जिस जगह इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ना ये तुम्हारा ई, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, चलो इसको हमने दे दिया ई दे दिया नाम, ठीक है, ई वन दे देते हैं, चलो ई वन। अब ई वन ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको हम जस्ट, ये इधर जीडीपी है, इसको हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है। चलो कुत्ते भौंकना बंद हो गए, ठीक है। ये हम यहाँ पे लेके आए, इसको हम बीच में ऐसे कट भी कर देते हैं, डॉट डॉट करके यहाँ तक ऐसे, अरे यार ये तो पूरा ही चला गया, ठीक है। पहले इतना समझते हैं, ये ई वन है, देखो
ये एग्रीगेट सप्लाई है तुम्हारी, एग्रीगेट सॉरी डिमांड है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, ये एग्रीगेट सप्लाई है जिसका ये ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। ये आपका कलर चेंज कर दूँ क्या इसका, ठीक है, ऐसे मान लो। और ये क्या है, सी प्लस आई आपका एग्रीगेट डिमांड है। अब ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम को हमने नाम दे दिया E1, ठीक है। तो इस समय यहाँ पे ये जीडीपी को हम 22 से या इनकम को 22 से डिनोट करते हैं, तो ये 22 है। इसी को हम ऐसे लेके आए यहाँ पे, तो इस समय ये हो गया 22, ठीक है। और ये इस समय हम यहाँ से ले आए ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। देखो पहले मैंने कहा है आईएएस का डेफिनेशन क्या था, सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, किस किस का, आउटपुट लेवल जीडीपी का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो देखो इस वाले ग्राफ से तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आएंगे यहाँ पे इधर, और इस वाले से हम जीडीपी को लेके आएंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम इस ग्राफ में बनाएंगे जो आपका आईएएस कर्व होगा, ठीक है। आईएएस कर्व जो निकलेगा आपका वो यही वाला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं जिसको ग्राफिकल डेरिवेशन बोलते हैं, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि हम ग्राफ से समझा रहे हैं, ग्राफ से इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लेके आए, ठीक है। अब ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है R1, ठीक है, R1। अब क्या होता है देखो, अब देखो R2 को मैंने क्या किया, कम किया, यहाँ पे क्या किया R2 जो 5% कम कर दिया मैंने एग्जाम्पल में। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया तो इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, बढ़ी है। आई बात समझ में, क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। I1 से कितनी हो गई, I2। अब ये बताओ यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ जो बनाया है इसमें C प्लस आई है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या हुई है, ये बढ़ी है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, मान लो हमने बढ़ा दी क्या बोलते हैं C प्लस आई प्लस क्या लिख दूँ, डेल्टा आई लिख दूँ, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो प्लस डेल्टा आई, ठीक है। तो ये यहाँ तो नहीं लिखेंगे, सॉरी। तो जब डेल्टा आई हम बढ़ाएंगे तो आपको पता है ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये थर्ड सेमेस्टर का बात है, ठीक है। तो इसी ग्राफ को ये रहा, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये आपका एग्रीगेट डिमांड न्यू वाला बना है जो C प्लस आई प्लस डेल्टा आई है। यहाँ हम इधर भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था R1, यहाँ जब R2 हुआ है उस समय, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इतना हुआ तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ के C प्लस आई प्लस डेल्टा आई इतना ये और बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट देखो सिंपल सी बात है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ से हम लेके आएंगे ये वाला इधर नीचे, ठीक है, और इधर से ये, ठीक है, ओके। ऐसे कर दूँ इसको ताकि ध्यान बना रहे कहाँ से क्या लिया है, ठीक है। ऐसे इसको भी कर देता हूँ, सॉरी, बाई, ठीक है। ये क्या कर रहा है आकाश, ठीक है। ऐसे हम इसको यहाँ लेके आए। अब ये हमारा जो नया पॉइंट बना है, यहाँ से देखो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट उठाया है E2, ठीक है, और ये लेके आए हम यहाँ पे। तो ये बाई 2 हो गई, ये आपका बाई 1 हो गया, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 हो गया है। अब ये देखो ये दो कॉम्बिनेशन बने, एक ये एक ये, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट इन्हीं के तो कॉम्बिनेशन है, R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 1, ये कॉम्बिनेशन क्या है R1 और बाई 1 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इनकम का। ऐसे ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का।
ये भी आउटपुट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ये हमारी डेफिनेशन करिए, शोइंग सम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस किस किस के, आउटपुट लेवल के और रेट ऑफ इंटरेस्ट के। तो इसी के तो है ये, तो ये भी आई एस इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इसलिए इसको अब हम ग्राफ को करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये जो बन के आया हमारा भैया, यही है आई एस कर्व, ठीक है, आई एस कर्व। ओके, आ गई बात समझ में। जी आर एक्स भैया का ये डेरिवेशन समझ में आ गया है, कैसे हुआ है फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, फिर से बताता हूँ इसी ग्राफ में थोड़ा सा साफ करके फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि सही से समझ में आ जाए। ग्राफ तो हिलाऊंगा नहीं, बस इधर उधर का हटा दे रहा हूँ। सिंपल है, इतना दिमाग का दही करने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर से देखो, जब R1 था रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस समय इन्वेस्टमेंट कितनी थी, I1। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इंसान जो इन्वेस्टर है वो बैंक में जाएगा, लोन ज़्यादा लेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, I2। जब I2 हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ ये ग्राफ बन गया हमारा, ये वाला जो है ग्राफ, ये इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बन गया जो नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशन है इनका, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इधर देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है नीचे वाला, ठीक है, और ये एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम हुआ हमारा E1, ठीक है। यहाँ से हमने बाई को नीचे लेके गए, Y1 को, ठीक है, और ये हुआ हमारा Y1 और ये R1, तो ये एक पॉइंट बन गया, ठीक है। फिर R2 को हम यहाँ से लेके गए, ये ऐसे, ठीक है, R2, और इधर से हमने जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इनका रिलेशन हमने बता ही दिया इन्वेस्टमेंट का और इनका, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो ये ग्राफ ऊपर की ओर चला गया थोड़ा सा, ठीक है। जब ये ऊपर की ओर गया, किस वजह से गया, क्योंकि यहाँ डेल्टा आई है जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इस वजह से ऑटोनोमस में चेंज हुआ। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजप्शन पढ़े होंगे आपने पिछले सेमेस्टर में, नहीं पढ़े तो भूल जाओ क्या बताया मैंने अभी, ठीक है। इसको ऊपर ले जाने के बाद ये नया इक्विलिब्रियम बना, तो यहाँ पे जीडीपी कितनी है, या इनकम आउटपुट बाई 2, तो इसको हम नीचे लेके आए बाई 2। तो ये दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं हमारे, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के ग्राफ से लिया है, और एक दूसरा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम के ग्राफ से लिया गया है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के, और ये जो करवाया है यही है हमारा आई एस कर्व, ठीक है। क्या है, यही हमारा क्या है, आई एस कर्व। ये हमारा था डेरिवेशन, क्या था, डेरिवेशन। इस चीज़ को हम स्टेप 1 में भी लिख देते हैं पहले अलग, और फिर इसको हम एक साथ लिखते हैं स्टेप 2 में। कुछ बुक्स ऐसा कहती हैं, अब जो तुम्हें ठीक लगे वैसे आप लिख सकते हो। इस ग्राफ को काफ़ी गंदा कर दिया आई थिंक मैंने, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। आया कि नहीं आया तो फिर से मैं बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सा, अब मैं जल्दी जल्दी वाला बनाता हूँ। एक यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पे R1 लिया हमने, ठीक है, यहाँ R1 लिया, तो इन्वेस्टमेंट I1, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे ही फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हमारी I2, ठीक है। यहाँ डॉट 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 करके हम यहाँ पे पहुँच गए R1, ठीक है, और ऐसे डॉट 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 करके हम यहाँ पहुँच गए R2। ओके, यहाँ हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का बनाया। हमने बताया इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी कहते हैं बाई, ठीक है, इनकम भी बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। अब यहाँ पे इसका क्या था, C+S इक्वल टू C+I, यहाँ से दोनों का C कट गया, ठीक है, और क्या हुआ S इक्वल टू I, तो ये IS कर्व। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग भी होगी, ये 2 सेक्टर मॉडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि सिंपल लगे आपको। तो यहाँ पे ये बनाया मैंने एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद यहाँ मैंने ये बनाया आपका एग्रीगेट डिमांड C+I का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्या हुआ, घटने से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब इसके बढ़ने से ये ग्राफ जस्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, C+I प्लस डेल्टा आई, हमने इसको डेल्टा आई कह दिया,
ठीक है। तो यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच गया क्योंकि डेल्टा ही बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकम इतनी थी तब इक्विलिब्रियम की वजह से, अभी इक्विलिब्रियम यहाँ बना जाके, तो यहाँ बाई टू यहाँ, ठीक है। इससे हम इसको नीचे लेके आएंगे ऐसे डॉट 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 करके, इसको हम यहाँ मिला देंगे, तो हमारा क्या बन गया, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लो इसको, ठीक है। और दूसरे की बात करते हैं, ये बाई टू, यहाँ से हम इसको यहाँ लेके आए, ये यहाँ कट किया, ये अलग अलग आपने कॉम्बिनेशंस देख लिए, और ये रहा आपका क्या बोलते हैं आई एस कर्व, ठीक है, आई एस कर्व, आई एस कर्व, ओके। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल या डायग्रामेटिक क्या है, डेरिवेशन है, समझ गए होंगे आप। आई होप अब ऐसा मत करना कि समझ में नहीं आया, क्योंकि 30 मिनट हो गई और आपको सिर्फ इतनी छोटी सी बात मैंने भी बताई है। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन दिखा देता हूँ आई एस कर्व की अलग अलग बुक्स में, ठीक है। डेफिनेशन दिखाता हूँ, तो चलते हैं बुक्स वगैरह पे। काफ़ी सिंपल तरीके से हमने समझाया, बाकी बुक्स में इतना आराम से मिलेगा नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपकी डॉर्बस वाली जो स्टैटिस्टिक रीडिंग में जो बुक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, शेड्यूल इसी को बोलते हैं, ठीक है। आई एस कर्व को शेड्यूल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। आई एस कर्व को ही जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम या आई एस कर्व भी बोलते हैं इसको, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को हम शेड्यूल भी बोलते हैं, शेड्यूल मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें कभी डिफरेंस मत समझना कि शेड्यूल क्या है, यहाँ स्केड्यूल लिख दिया मैंने, ठीक है। ये देखो इसमें डेफिनेशन देखो, काफ़ी अजीब सा समझाया है लेकिन फिर भी देखते हैं। इसमें लिखा है द आई एस कर्व और देखो ये लिख दिया इसने यहाँ पे शेड्यूल, ठीक है। तो ये शेड्यूलेशन ने यहाँ लिख दिया है, तो ये एक ही बात है। द आई एस कर्व को हम ये बोलते हैं, आई एस कर्व सोर्स कॉम्बिनेशंस, क्या बोल रहा है, सोर्स कॉम्बिनेशन किस किस का, इंटरेस्ट रेट का और लेवल ऑफ आउटपुट का, जीडीपी इनकम जो भी बोलना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट और इनका सच दैट प्लांट स्पेंडिंग इक्वल्स इनकम, ठीक है। किस तरीके से, कि स्पेंडिंग जो की है इक्वल हो, आई इक्वल टू एस हो, ठीक है, जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड वाले ग्राफ में उसमें, इस तरीके से। तो इसमें ऐसे बताया द आई एस कर्व इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू स्टेप्स, फर्स्ट वी एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये वो वाला ग्राफ बता रहा है कि दो स्टेप में, पहला कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स इंटरेस्ट रेट पे, जो हमने सबसे पहले बताया जिसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ये ग्राफ था, ठीक है। ध्यान है यहाँ पे R1 थी तो इन्वेस्टमेंट ये I1, फिर R2 हुई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया I2 हो गया, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है। और सेकंड में उसमें स्टेप में क्या होता है, इंसर्ट द इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। अभी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले ग्राफ की बात कर रहा है, जिसमें हमने यहाँ से एग्रीगेट सप्लाई लिया था, ये एग्रीगेट डिमांड बाद में बढ़ गया था, यहाँ से इनकम 1 इनकम 2, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ से आपका डेरिवेशन अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इतने समझ में आई डेफिनेशन, इसमें देख ली। अब आपको दूसरी पीडीएफ में दिखाते हैं, जोन सी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो, दो अच्छी लगे 2 लिख देना। यहाँ मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया था, हाईलाइट कर देना जो भी डेफिनेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट हो। तो ये हमें सबसे अच्छी लगी बुक की डेफिनेशन, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दी। देखो क्या है, द आई एस कर्व इज ऑल्सो लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस मैंने बताया जैसे सारी लाइंस वगैरह इंटरसेक्ट करके निकल रही हों, कर्व्स वगैरह, तो ये पॉइंट क्या होता है, लोकस, ठीक है, जिस जगह इंटरसेक्ट करते हैं। ये जैसे 2 हैं तो ये लोकस पॉइंट, ठीक है। द आई एस कर्व ऑल्सो लोकस ऑफ पॉइंट शोइंग अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस। अल्टरनेट का मतलब समझते हो, अल्टरनेट कह दो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कह दो। अल्टरनेट जैसे टीचर होते हैं ना, कभी कभी पढ़ाते हैं, आपने बैचेस में देखे होंगे टीचर्स, तो कहते हैं इसका अल्टरनेट टीचर है। अल्टरनेट का मतलब 2 टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। फिजिक्स ये भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स ये भी पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको पढ़ना उससे पढ़ लो। तो इस तरीके से अल्टरनेट कह दो चाहे डिफरेंट कह दो, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच, इंटरेस्ट रेट और इनकम, यही तो बताया था आई एस कर्व का, ऐसा ग्राफ आया था डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका भी,
ठीक है। यहाँ R1 था और इधर GDP या इनकम Y1 था, इधर ऐसे ही यहाँ पे R2 था, इधर इनकम Y2 थी। ये ग्राफ बना था IS कर्व, सेम जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का था वैसे ही। तो वही कह रहा है कॉम्बिनेशंस को शो करता है, अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस को, रेट, इंटरेस्ट रेट और इनकम के, या आउटपुट भी लिख दिया उसने, ठीक है। एट विच द कमोडिटी मार्केट क्लियर्स, कमोडिटी का मतलब यहाँ गुड्स मार्केट से ही है, गुड्स मार्केट क्लियर करता है। दिस दैट्स वाई द IS कर्व इज कॉल्ड कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसीलिए देखो वो शेड्यूल भी लिख दिया IS कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम। कमोडिटी का मतलब भी माल होता है, गुड्स का मतलब भी माल होता है, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं लोग, प्रोडक्ट लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखें समझ जाना गुड्स मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। द IS कर्व इज अ ग्राफिक, देखो क्या कह रहा है, IS कर्व क्या है, इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया है, गुड्स मार्केट लिख दो, प्रोडक्ट लिख दो, कमोडिटी लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बी इक्वल टू सेविंग्स, ठीक है, जिसमें वो क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या है, सेविंग। बताया ना मैंने, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले में ही बता दिया था। एंड इट शोज द लेवल ऑफ इनकम दैट विल यील्ड इक्वलिटी ऑफ लैंड इन्वेस्टमेंट सेविंग एट डिफरेंट पॉसिबल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें वही ग्राफ की बात की इसने बाद में, कि इट शोज द लेवल ऑफ इनकम दैट विल बी यील्ड इक्वलिटी ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कि जब इन्वेस्टमेंट है उस समय लेवल ऑफ इनकम कितनी है, एंड सेविंग एट डिफरेंट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। ये डेफिनेशन ठीक लिखी। प्रॉपर्टीज़ की भी बात नहीं करनी, ये कल वाले लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में, जब भी आए, कल आए, आज आ जाए, या जब भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। आगे बात समझ में, IS कर्व की डेफिनेशन, अच्छा दीपाश्री वाली बुक से भी दिखा देता हूँ, उसके PDF नहीं है मेरे पास, बट आई थिंक मेरे पास फोटोज होंगे, नहीं शायद मैंने यहाँ डाले नहीं, कोई बात नहीं। इमेज, काफ़ी उल्टे सीधे फोटोज आए यहाँ पे, कोई नहीं, इनको सही करते हैं पहले। अब देखो, ये देखो IS कर्व गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, इसमें डेफिनेशन इन्होंने क्या लिखी है, IS कर्व और शेड्यूल, देखो इन्होंने भी लिख दिया, शेड्यूल बोलो चाहे IS कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शोविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट लेवल एंड इंटरेस्ट रेट। आउटपुट लेवल मतलब इनकम या GDP जो भी बोलना है, एंड इंटरेस्ट विच ब्रिंग अबाउट इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, और ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम लाता है गुड्स मार्केट में, ठीक है। आगे बात समझे, डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। डेरिवेशन मैंने बता दिया, इस पर अभी मत जाना, इसको बाद में बताऊंगा मैं जब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ है, किसका है समझ गए होगे, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का सीधा ग्राफ बनाया, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये, ठीक है। ये मैं अभी नहीं, अभी इन पे मत जाओ, जो भी लिखा है इधर नज़र जा रही है, इनको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और तो इसमें कुछ लिखा नहीं है जो अभी बताऊं। एक काम करें, अलजेब्रिक वाले में अलग कर दूं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो आपकी, अलजेब्रिक की अलग बना देता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में आप पागल हो जाओगे फिर। चलो फिर इतना ही रखते हैं इस वाली वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमने डेरिवेशन देखा, क्या क्या आज हमने डेरिवेशन देखा है, एक देखा है, ठीक है। मेथड वन किसका है, तो मेथड 1 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ IS कर्व, ठीक है। डायग्रामेटिक वाला मेथड देखा है आज हमने, मेथड 1, ठीक है। तो इसको एक बार नहीं बल्कि काफ़ी बार इसको खुद ट्राई करना बनाने की, बिना देखे, ठीक है। पहले देखना यदि समझ में ना आए, बाद में बिना देखे बनाना, काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, छोटा हल्का सा। तो पहले हमने देखा
क्या बोलते हैं, एक ग्राफ इधर, ठीक है, एक ग्राफ इधर और एक ग्राफ इधर। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, ये बन गया ग्राफ, यहाँ से ले गए यहाँ R1, यहाँ पे दूसरा R2, इन्वेस्टमेंट 2, ठीक है, I2, यहाँ से R2। ऐसे इधर एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से C+I में थोड़ा सा और बरकत आ जाएगा, तो यहाँ पे C+I प्लस डेल्टा आई लिख सकते हैं, डेल्टा आई, ठीक है। तो यहाँ से Y1 और यहाँ से Y2, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये बनेगा हमारा क्या बोलते हैं IS कर्व का कर्व, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे एल्जेब्रिक क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक क्या था, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ IS कर्व या डेरिवेशन एल्जेब्रिक, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।